प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का गद्य खंड का दूसरा चैप्टर लिहासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। तो इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनका जन्म जो है 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था और इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य रचना सृजन किया है। ये गद्य की कई विधाएं अलग अलग हैं, प्रकार हैं। विधाएं माने प्रकार भी कह सकते हैं। तो उन्होंने यात्रा वृत्त भी लिखे हैं, जीवनी भी लिखी है, आलोचना है, कहानी है, उपन्यास है। गद्य के अनेक भेद है, प्रकार उनको लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों को हिंदी के अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, ऐसा दूसरा किसी के नहीं है। यात्रावृत्त सबसे अच्छे लिखे उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी के से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अब प्रस्तुत पाठ में क्या है कि संकलित अंश राहुल जी की तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाठ शुरू होता है ल्हासा की ओर। तिब्बत की राजधानी बताइए ल्हासा। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी सारी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया आया करती थी। व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। केवल व्यापारी लोग ही नहीं बल्कि सैनिक भी इधर से ही जाते आते थे। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ भी और उनके किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन किसको कहते हैं? फौज को। चीनी फौज रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग माने किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, किसान लोग अब रहने लगे हैं, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्त एक प्रत्यक्त माने त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत कहाँ पर चला गया ये? हाँ। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ भी हैं और कुछ आराम की बात है। वहाँ जात पात और छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें कोई पर्दा करती हैं। बहुत ही निम्न श्रेणी की जो मतलब औरतें होती हैं या भिखमंगों के डर से, वो चोरी के डर से घर के भीतर उनको नहीं आने देती हैं, अपने घर के अंदर किसी यात्री को नहीं आने देती हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के अंदर तक जा सकते हैं और आप चाहें तो बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली से चाय दे सकते हैं और वह उसके लिए पका देगी। मक्खन और सोडा भी दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी।
यदि बैठक में जगह है, बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, कहीं बैठने की जगह, जो अगर चूल्हा जहाँ पे बन रहा है वह दूर है, तो आपको डर होगा कि चाय सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चाहूँगी मैं चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। शायद नमक और मक्खन की चाय हमने तो नहीं पी, लेकिन यहाँ पर बनती होगी तिब्बत में। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे वहाँ से, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, कुछ पैसे लेने आया। हमने वह दोनों चिटों से दे दी। शायद इसी दिन हम थोंगला के दूसरे पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। वहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो एक जजमान है, सुमति जो एक पंडित हैं जो जाते हैं वहाँ पर, वहाँ के उनके यजमान लोग हैं, और वहाँ पर गंडे व ताबीज़ लेकर के जाते थे। तो उनको ये इनके साथ गए हुए हैं, इनके सुमित लेखक के साथ गए हुए हैं। भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 4-5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे तो भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी न में रहने के लिए जगह नहीं थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों के उस वक्त की मनोवृत्ति, मन की जैसे उनकी इच्छा हो मन की, उस पर निर्भर करता है। मनोवृत्ति माने मन की इच्छा। खास तौर पर शाम के वक्त छंग पीकर वहाँ के लोग जो होते हैं होश हवास मतलब नशे की चीज़ पी लेते हैं और अपना नशा कर लेते हैं, होश हवास ही दुरुस्त पीकर बहुत मतलब होश हवास में नहीं रहते हैं। अब हमें बिकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ कोई भी कोई गांव वगैरह नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सज़ा नहीं मिल सकती, लेकिन सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ लाठी की तरफ पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते लोग। डाकू ये जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोगला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कुची कुची दया दया एक पैसा मतलब कुची कुची माने दया दया करना, एक पैसा कह के भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुबह से कहा कि यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊँचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई चल रहे थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की कोई हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा होगा और उसे मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोगनवस्तु है एक उपन्यासकार, उनकी तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला आ रहा था। जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर मील 1.5 मील चला गया और आगे एक घर के पूछने पर पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमित इंतजार करते हुए मिले और मंगोला का मुंह वैसे ही लाल रंग का होता है, तो वो पूरे गुस्से में थे
और उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर है मित्र? देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा भी आता था और ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्म गर्म थुक्पा मिला। कोई वहाँ पर तिब्बती चीज़ थी जो उन्होंने खाई। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम हो रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी के मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी के बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े से खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया कर गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा वह तो हफ्ता भर इधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुपिन ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया कौन है? जो बोझ ढोते हैं, उनको ढूंढने की लेखक ने कोशिश की। लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल देते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप में तेज धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा। पीछे की तरफ तो ठंड लग रही है और सामने गर्मी है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यप सुमित के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों और बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार माने बगैर पैसे के मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, तो जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया बिच्छू नाम से बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, फिर भी जबकि उन्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था। यह एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होगी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी मैं पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था पुस्तक पढ़ते हुए, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह आए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर